नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। फाइब्रोमाइल्जिया, उसके कारण और आप क्या करें क्या ना करें, इस वीडियो में होने वाला है। फाइब्रोमाइल्जिया एक पेनफुल कंडीशन है। पूरे शरीर में दर्द होता है और वो लगातार पेन है जिसको एकिंग काइंड ऑफ पेन कहते हैं। जकड़न है और ये जकड़न ऐसी होती है जैसे कि आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, थकान है जबरदस्त वाली, और ये थकान रेस्ट के बाद, सो के उठने के बाद भी कम नहीं होती है। ये पेन जब 3 महीने से अधिक समय तक लगातार बना हुआ रह जाए तो ही फाइब्रोमाइल्जिया कहलाएगा, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया एक्यूट कंडीशन नहीं है, एक क्रोनिक कंडीशन है। फाइब्रोमाइल्जिया के पेन्स कोई एक अंग में नहीं होते, बहुत सारे अंगों में होते हैं। कमर में दर्द, बाजू में दर्द, जांघों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, अनेकों जगहों में यह पेन होता है। और शरीर के दोनों साइड, राइट और लेफ्ट, दोनों साइड में यह पेन होता है। तो ये जकड़न और पेन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा अधिक होता है। जो यंग एज है, 30-35 साल से लेकर के 50-60 साल की उम्र अर्थात मिडिल एज के लोगों में यह पेन ज़्यादा होता है। स्पेशली मेनोपॉज के आसपास तो यह पेन और भी अधिक बढ़ जाता है। पूरी मिडिल एज आबादी का अगर 1% देखें तो लगभग 2 से 4% लोग इस पेन से प्रभावित होते हैं। यह पेन एक लक्षण है, केवल एक लक्षण, कोई रोग नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है इस पेन का। तो यह एक ऐसी कंडीशन भी है जो इन्वेस्टिगेशंस में अर्थात टेस्टों में क्लियर से नहीं स्पष्ट होती है। इस पेन के कारण व्यक्ति उदास रहता है, काम में मन नहीं लगता, एकाग्रता में बहुत कमी आ जाती है, जीवन बोझिल लगने लगता है, मैं क्यों जी रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, इस तरह के भाव आते हैं। ये भाव चिड़चिड़ापन और गुस्से के रूप में भी स्पष्ट होते हैं। काम में मन नहीं लगने के कारण लोग भी, परिवार के लोग भी उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो काम ही प्रॉपर नहीं कर रहा है, उनके काम का नहीं है तो पसंद ही क्यों करेंगे लोग उसे। दर्द के और अधिक बढ़ जाने पर क्रैम्प्स होने लगेंगे, मांसपेशियों में बाइंड है जिसको बोलते हैं, क्रैम्प्स बोलते हैं, क्रैम्प्स होने लग जाएंगे, बेचैनी रहने लग जाएगी, नींद में कमी आ जाएगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, गहरी नींद नहीं आएगी या नींद आएगी ही कम, सो के उठने पर फ्रेश नहीं लगेगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सामान्यतया दर्द को सहन करने की क्षमता भी उनकी कम हो जाती है और वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। केवल पेन के लिए नहीं, आवाज, शोर, टच, लाइट, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होने की वजह से पेट खराब रहने लगेगा, कब्ज रहने लगेगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आने लग जाएंगे, पेट में गैस बनने लगेगी, भूख में कमी हो जाएगी, वजन बढ़ने लगेगा, सिर दर्द भी रहने लगेगा, और यह सब मिला के रोगी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। और यह डिप्रेशन आगे चल करके सुसाइड टेंडेंसी का भी रूप ले सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेडिकल सिस्टम या रोगियों के द्वारा भी पुअरली अंडरस्टूड है, यानी कि इसके बारे में कोई बहुत अच्छी समझ या कुछ सिस्टम डेवलप सा नहीं है, ना ही इसका कोई एक पुख्ता इलाज विकसित किया जा सका है, क्योंकि इसके अनेकों ही तो कारण हैं और अनेकों ही इसके कोमॉर्बिडिटी सिम्टम्स हैं। अब ये कोमॉर्बिडिटी क्या हुई? कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है एक कोई ऐसा रोग जो अन्य बीमारियों के साथ मिलता है, या वो रोग जिसके होने पर अन्य कुछ बीमारियां हो जाती है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया किन लोगों में अधिक होता है? मैं आपको बता चुका हूँ, महिलाओं में ज़्यादा होता है, मिडिल एज की वुमेन में सबसे अधिक, और खास करके मेनोपॉज के आसपास यह रोग और अधिक बढ़ जाता है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको भी ये मसल्स का पेन, फाइब्रोमाइल्जिया अधिक होता है। जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड के रोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, मेनोपॉज, इनके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी एक प्रमुख कारण है शरीर में इस तरह के पेन का। कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे भोजन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मौजूद रहना जरूरी होता है, उनकी कमी हो जाए तब भी इस तरह के फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स आपको डेवलप हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, अर्थात बहुत समय तक चलने वाला कोई रोग आपको रह गया, तब भी फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर देती है जिसके कारण मसल्स और फाइबर्स में पेन रहने लग जाता है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का शरीर में मौजूद रहना और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक आपको प्रभावित करती है, उनके होने पर फाइब्रोमाइल्जिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यूं कह सकते हो कि ये को एग्जिस्ट करती हैं, साथ साथ रहती हैं। जिन लोगों का लाइफ स्टाइल खराब है, वो जो बहुत देर तक सुबह सोए हुए रहते हैं, रात को बहुत देर तक जागते हैं, जिनके नींद के घंटे कम हैं, जो ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, जो नशा पत्ता करने वाले लोग हैं, जिनका खाना पीना सही नहीं है, फास्ट फूड बाहर का खाना ज़्यादा होता है, जो अकेले रहते हैं, एकांकी जीवन जीते हैं, उनको फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कोई शरीर में चोट लगी या बार बार चोट लगी, उसके बाद भी फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है। जिन लोगों को नींद कम आती है, उनको भी फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको भी इस तरह के पेन्स ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों के दर्द को सहन करने की क्षमता ही कम होती है। जेनेटिकली या हेरिडिटरीकली भी यह चीज़ देखने में मिलती है। अगर किसी के बहन भाई माता पिता को फाइब्रोमाइल्जिया रहा है तो उस परिवार में इस कंडीशन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अब फाइब्रोमाइल्जिया का सबसे महत्वपूर्ण कारण वो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। जिन लोगों को रहता है उन्हें फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, खास करके जिनको चिंता ज़्यादा है, जो उदास रहते हैं, जिनका सोशल सर्किल जो है ना वो कुछ अच्छे वाला नहीं होता है, और स्पेशली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में भी यह कंडीशन डेवलप होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब कि जिनके परिवार में आसपास कोई ऐसा शॉक लगा, उन्हें ऐसा दुख हो गया, ऐसा स्ट्रेस हो गया, ऐसा आघात लग गया जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद में उन्हें यह कंडीशन ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस जिनको एक व्यक्ति शेयर नहीं कर पाता, मन ही मन दुखी रहता है, मन ही मन चिंतित रहता है, उन लोगों को ऐसे पेन्स ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को अपने जीवन में समस्याओं से जूझना नहीं आता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उन्हें नहीं पता होती है, उन्हें इस कंडीशन के होने का चांस अधिक हो जाता है। अर्थात बहुत सारी मानसिक या मनोवैज्ञानिक कंडीशंस के साथ में यह फाइब्रोमाइल्जिया का पेन रहता है। फाइब्रोमाइल्जिया का यह रोग कोई इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा नहीं होगा, अर्थात फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशन लैब रिपोर्ट्स अधिकांशतया नॉर्मल आती है। अगर कोई कोमोर्बिडिटी है, अर्थात कोई इलनेस उन्हें साथ में है, तो चाहे वो रिपोर्ट में आ जाए, लेकिन वो एग्जैक्टली इसका कारण नहीं होता है। जैसे अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो जरूरी नहीं है कि वो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट हों, लेकिन अगर है तो वो टेस्ट में आ जाएगा। तो जनरल इन्वेस्टिगेशन कराने से कोमोर्बिडिटी को पकड़ा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, जिससे
इलाज करने में मदद मिलती है। तो उन्हें अपना कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल, डायबिटीज प्रोफाइल, आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, यूरिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, इन टेस्टों को करा लेना चाहिए, जिससे कि अगर इनमें से कोई कोमोर्बिडिटी है, कोई कारण जैसा है, वो पकड़ में आ जाए। जब भी आप ये टेस्ट कराएं तो यूरिन का टेस्ट जरूर कराएं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, क्योंकि क्रोनिक यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन होने पर भी आपको इस तरह के पेन्स देखने को मिलते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया को पहचानने के तरीके डॉक्टर्स के पास मौजूद होते हैं। वे लोग वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स से, सिम्टम सीवियरिटी स्केल से और फाइब्रोमाइल्जिया इम्पैक्ट क्वेश्चनर से इसको कंफर्म कर लेते हैं। आप अपनी इस कंडीशन को इग्नोर ना करें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे डिस्टर्ब हो जाती है, आप उदास रहने लगते हो और इस डिजीज के एडवांस हो जाने पर न केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि सच में ही आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस और भी पेन से रिलेटेड इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज भी इन लोगों को ज़्यादा होती है, ओबेसिटी भी इन लोगों को अधिक होती है, अर्थात वेट पुट ऑन हो जाएगा और वेट पुट ऑन हो जाने पर और बहुत सारी कंडीशंस डेवलप हो जाएगी। जिन लोगों को पेन्स रहते हैं वो लोग अन्य सामान्य लोगों की तुलना में डिप्रेशन और सुसाइड करने की तरफ भी जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। दुगने या दुगने से अधिक डिप्रेशन होने के चांसेस हैं अगर फाइब्रोमाइल्जिया आपको है तो, और जो डिप्रेशन हो गया तो उनकी आगे जाकर के सुसाइड करने की टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। जॉइंट और बोन से रिलेटेड अन्य डिजीजेज जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और यहाँ तक कि उन लोगों को चोट भी ज़्यादा लगती है, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मसल्स में स्टिफनेस रहती है, उनकी एक्टिवनेस, अलर्टनेस कम हो जाती है, इसलिए इनको चोट भी ज़्यादा लगती है। नींद इनको कम आती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इसका कारण भी है, और ऐसा हो जाने पर इफेक्ट भी पड़ता है नींद के कमी के रूप में। जैसा मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि फाइब्रोमाइल्जिया का पेन होल बॉडी में पेन होता है, पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ रहता है। कुछ और कंडीशंस भी हैं, उनमें से मोस्ट कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्टली स्मॉल जॉइंट्स में, और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है, उनकी सूजन है, उनका दर्द है। पूरी बॉडी के मसल्स पेन उसमें नहीं करते हैं जितना कि फाइब्रोमाइल्जिया में करते हैं। यूरिक एसिड का तो आपको मालूम है वो गाउट है, और मोस्टली सिंगल जॉइंट और स्पेशली पैरों की उंगलियां उसमें दर्द करती है, जॉइंट खास करके पेन होते हैं। SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, यह कंडीशन भी होल बॉडी पेन दिखाती है, लेकिन उसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। टेस्ट में क्लियरली ये कंडीशंस पहचानी जा सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप आरए फैक्टर चेक कर सकते हैं, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी चेक कर सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है गाउट के अंदर, ये आपको मालूम है, और इसके SLE के भी अपने इन्वेस्टिगेशंस मौजूद हैं जिससे इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर आपको क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम है तो भी आपको इस तरह के पेन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें सीवियरिटी ऑफ पेन बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत तेज दर्द होता है, और वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली घुटने में देखने को मिलती है, और भी जॉइंट्स में मिलती है, उसको आराम से एक्सरे देख के डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह में भी होल बॉडी पेन्स होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उचित इन्वेस्टिगेशन करा के और आपकी हिस्ट्री से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, जो कि बिना कारण के बॉडी में पेन की कंडीशन है, लगातार जब 3 महीने से ज़्यादा तक इस तरह के पेन रह जाएं तो ये कंफर्म हो गया कि आप फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन के शिकार हो चुके हैं। 3 महीने से कम है
तो छोटे मोटे अन्य कारण या टेम्परेरी टायर्डनेस या टेम्परेरी कॉज भी हो सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया तभी बोलेंगे जब 3 महीने से अधिक टाइम इस कंडीशन को हो जाता है। अब ये जो कंडीशन है, इसके इलाज के लिए क्या करना होगा? फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए सबसे पहला काम होता है थोरो इन्वेस्टिगेशन करना और डायग्नोसिस को कंफर्म करना। वो आपके डॉक्टर आपसे मिलके कर ही लेंगे। इसके बाद में जो प्रोसेस शुरू होती है, अगर आपको कोई कोमोर्बिडिटी है, यानी कि इसके साथ में चल रही हुई कोई भी पुरानी बीमारी की कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है, कुछ भी और है, डायबिटीज, मोटापा, नींद की कमी, अगर कोई भी कोमोर्बिडिटी है उसको ठीक किया जाता है। उसके कंट्रोल करने के बिना यह कंडीशन ठीक करना बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये काम अगर हो गया तब भी कोई जरूरी नहीं है कि आपके पेन ठीक हो जाएंगे। पहला काम है इसको ठीक करना, और फिर काम शुरू होता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जो कि इसका सबसे मूल कारण है, उसको आपको मैनेज करना है। आपको रिलैक्सिंग टेक्निक सीखनी है, आपको योगा करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको पूरी नींद लेनी है, आपको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना है, आपको समय पे सोना है, समय पे उठना है, बहुत कम नहीं सोना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, जरूर ही मॉर्निंग वॉक करें, सैर करें। अगर आप युवा हैं, कर सकते हैं, तो डांस के साथ में होने वाली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इफेक्टेड है इसके लिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के साथ में आपका एंटरटेनमेंट भी इसमें जुड़ गया है। शवासन और योग निद्रा भी फाइब्रोमाइल्जिया में बहुत ही कारगर है, रिलैक्स करने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अगर आप सच में ही स्ट्रेस कंडीशन में हैं तो आप साइकोलॉजिकल काउंसलर की भी राय ले सकते हैं। काउंसलिंग के दौरान आपको आपके शरीर के लिए, आपके फाइब्रोमाइल्जिया के लिए और जो इलनेस है उसके लिए समझ डेवलप कराई जाती है। आपको रिलैक्स होने की टेक्निक सिखाई जाती है। बीमारी और बीमारी के बिना किस तरह से आप अपने जीवन को एक अच्छे, खुशनुमा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जिए, वो आपको सिखाया जाता है। आपको सिखाई जाती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आपको सिखाया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको सिखाई जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने मित्रों और परिवार के साथ में समय बिताएं, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को त्यागें, अपना सोशल सर्किल डेवलप करें, NGOs को ज्वाइन करें। आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट लेने की भी सलाह दी जाती है। बैलेंस डाइट का मतलब आपके डाइट में फ्रूट, सैलड, विटामिन्स, मिनरल्स और पर्याप्त रूप में पानी का इस्तेमाल जरूर हो। आप कम ना खाएं, आप ज़्यादा ना खाएं, आप बार बार ना खाएं, आप बहुत ज़्यादा भूखे भी ना रहें। ऑफ कोर्स फास्ट फूड, नशा पत्ता, इनसे दूर रहें। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की भी राय ले सकते हैं। वे आपको मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स कराएंगे, सिखाएंगे। जहाँ पे अधिक पेन है वहाँ पे कुछ मोडेलिटीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पोस्चर्स की प्रॉब्लम है, आपको सोना उठना बैठने की जो अगर पोस्चर्स रॉन्ग है, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक एलोपैथिक मेडिसिन की बात है, आप जानते हो कि वहाँ पे पेन किलर्स हैं, वहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वहाँ पे यहाँ तक कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म में जाकर के ये दवाइयाँ आपको बहुत नुकसान करेंगी, इनका बहुत साइड इफेक्ट है। आपको ड्रग्स की डिपेंडेंसी हो गई है, आपका पेट खराब इनसे हो जाएगा, और जितने देर तक उन दवाइयों का इफेक्ट है तब तक ही आप दर्द से मुक्त हो, उसके बाद में आपको दर्द फिर हो जाने वाला है। इसलिए दवाइयों के ऊपर निर्भरता ना लेके आए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें आपको करने से बचना है। वो क्या क्या है? आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को त्याग दें। अपने आप को लोगों से कंपेयर ना करें। सबका जीवन अच्छा है, सब हंस खेल रहे हैं, सब खुश हैं, मैं ही उदास हूँ, मैं ही पेन में हूँ, ऐसा ना सोचें। कंपेयर नहीं करना अपने आप को लोगों से। अपने जीवन में कोई भी स्ट्रेस अगर है तो उसे ना आने दें।
जिन चीज़ों से स्ट्रेस होता है उनसे भी बच सकते हैं आप। डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी ना रखें, हाय मुझे ऐसा क्यों है, सोते उठते जागते सुबह शाम अपनी बीमारी और कंडीशन के बारे में ना सोचें। ट्रीटमेंट जब भी आप लें तो ट्रीटमेंट को पूरा लें। यहाँ तक कि अगर ट्रीटमेंट लेने के बाद एक बार ठीक हो चुकने के बाद में अगर कभी थकान, वीकनेस, इस तरह की फाइब्रोमाइल्जिया के पेन्स आपको आते हैं तो चिंता ना करें। रोग वापस आ गया है, आप डरो मत, क्योंकि अब आपने ठीक करने की टेक्निक्स तो सीख ली हैं, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो रोग के पलट के आ जाने की चिंता भी आपको नहीं करनी है। और इस फाइब्रोमाइल्जिया में स्विमिंग और मसाज बहुत ही इफेक्टिव है। मसाज मीन्स पूरे शरीर की मालिश करना। मालिश करने से तत्काल ही आपके पेन्स कम हो जाएंगे। स्टीम बाथ भी बहुत इफेक्टिव है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तनाव रहित हो जाएगी। देखो साथियों, यह कंडीशन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करने से आसानी से मैनेज हो जाएगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यह रोग जानलेवा नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। जब आपने पूरा लाइफस्टाइल को, पूरा अपने ओवरऑल लाइफ को करेक्ट कर लिया है, ठीक कर लिया है, स्ट्रेस को मैनेज कर लिया है, तो आप आसानी से इस कंडीशन से मुक्त हो सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज फाइब्रोमाइल्जिया जैसी कंडीशंस में बहुत ही लाभदायक है। 1, 2, 5 पेशेंट नहीं, अनेकों पेशेंट्स इस डिजीज से होम्योपैथिक इलाज द्वारा मुक्त हो चुके हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो प्रमुखतया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर की राय से ही इनमें से कोई दवाई इस्तेमाल करेंगे। कल्केरिया कार्ब, फाइटोलेका, एसाफेटिडा, सल्फर, थूजा, बराइटा कार्ब, पल्साटिला, इग्नेशिया, नेट्रम्यूर, आयोडियम और अनेक ऐसी दवाइयां हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सेलेक्ट करके इस कंडीशन को ठीक हम लोग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, उनके पेन्स के कैरेक्टर, उनके स्ट्रेस के फैक्टर्स के सिम्टम, किन चीज़ों से वो चिंतित होते हैं, उनको अपने बारे में, अपने रोग के बारे में क्या लगता है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, वो मीठा ज़्यादा खाते हैं, इस तरह के जो सामान्य दिखने वाले सिम्टम्स हैं उनको हम लोग पेशेंट्स में से निकालते हैं और उनके टोटलिटी के बेस पे मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं और कुछ समय तक होम्योपैथिक इलाज देने से ये रोग ठीक हो जाते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया आप होम्योपैथिक इलाज और अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करके स्ट्रेस फ्री रह करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। आप सदा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहें, मेरी यही कामना है। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।